हेलो, वेलकम एवरीवन टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये डेली न्यूज़ एनालिसिस हम लोग 24 अप्रैल अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट करेगा। द फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट our Panchayat Minister Ojingta Singh. He has greeted the nation on National Panchayat राज डे। सो नेशनल पंचायत डे जो होता है वो एग्जाम लुक में पूछा जा सकता है। तो ये आर्टिकल में बेसिकली पंचायती राज इंस्टीट्यूट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आता है, उसके बारे में वो मेंशन करता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो मैसेज यानी कि ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और एज वेल एज जो ग्राम सभा में जो ट्रांसपेरेंसी और जो चेंजेस आया है, जिसको वो अमृत सरोवर एंड विकसित भारत के अंदर में, उसके बारे में वो मेंशन करता है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट पे जो ज़रूरी है आपका ये जो मार्क है 24, इसको याद रखना है। 24 अप्रैल, 24 अप्रैल जो है उसको हम लोग वो पंचायती डे माना जाता है, नेशनल पंचायती राज डे। ठीक है, जो जिसमें आपका जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से पंचायत का जो इंस्टीट्यूट है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एज वेल एज ट्री टायर पंचायती को मतलब इंट्रोड्यूस करता है। सो पंचायत से रिलेटेड ज़्यादातर एग्जाम्स लोग में पूछा जाता है। ओके, सो एग्ज़ाम के तौर पे पंचायत में क्या क्या फॉर्मेशन है उसको हम लोग देखेगा। ठीक है, और पंचायत के अंदर में बहुत सा इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल मिशंस भी इम्प्लीमेंट किया गया है। जैसे आपका विकसित भारत गारंटी फॉर द रोजगार हो गया है ना। उसके बाद जिसको ये आजीविका का मिशन टुगेदर में हम लोग VBG राम जी बोल रहा है। ठीक है, ये सब मिशंस के बारे में मेंशन किया है। तो एग्ज़ाम के तौर पे हम सबसे पहले पंचायती राज का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो evolutionary history में even in the ancient period many of the एपिक्स, मैनी ऑफ द ग्रेट बुक्स, जो आपका जो ओल्ड वेदास लुक है, जैसे महाभारत लुक में भी ये मेंशन किया गया था कि देयर वेर प्रेजेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, जिसको वो लोग पंचायत तंत्र बोलता है, यानी कि ग्रुप ऑफ 5 पीपल्स। जैसे इन अर्लियर फेस असेंबलीज लाइक सभा एंड समिति, ये सब भी मेंशन किया गया है। एंड उसके बाद जैसे आपका चोला पीरियड में भी एक वेल ऑर्गेनाइज विलेज काउंसिल प्रेजेंट है बोल के ये सब मार्क किया गया है फ्रॉम योर एंशियंट पीरियड। ठीक है, और ब्रिटिश में सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएशन यानी कि विलेज ऑटोनॉमी, ये इनिशियली आपका लॉर्ड मायो का रेजोल्यूशन एज वेल एज लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन के तौर पे, जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल डेमोक्रेसी बोलता है, ये जाके आपका रिप्रेजेंटेटिव बॉडी लुक का फाउंडेशन को ले करता है इन इंडिया। ओके, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपका जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल 40 में एनक्लोज किया जाता है। दो इनिशियली इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनली बैकअप नहीं होता है, लेकिन आगे जाके इसमें इम्प्लीमेंट करता है। तो कब कब कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करता है और कौन कौन सा कमिटी रिस्पॉन्सिबल है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूट इंडिया में आए, उसके बारे में फ्रॉम एग्जाम के लिए आपको ये सब याद करना है। ठीक है, तो सबसे फॉरमोस्ट जब हम पंचायती राज बोलता है तो हम बलवंत राय मेहता को मतलब सबसे पहले पढ़ता है। इसीलिए बलवंत राय मेहता को हम फादर ऑफ इंडियन पंचायती राज इंस्टीट्यूट मतलब भी कहा जाता है। सो ये जो बलवंत राय मेहता है ये सबसे पहले 1957 में ये आता है। और ये बेसिकली आपका ब्लूप्रिंट ऑफ द मॉडर्न पंचायती राज इंस्टीट्यूट के बारे में बताता है, जिसमें रेकमेंड करता है कि ट्री टायर का गवर्नेंस सिस्टम होना है। ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल में होगा, अंचल समिति पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल में होगा, जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अशोक मेहता कमेटी जो 1977 में आता है। ये बेसिकली रेकमेंड करता है कि 2 टायर मॉडल होना है, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन देना है, यानी कि ऐसा बॉडी जिसके पास पावर हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका LM सिंघवी कमेटी जो 1986 में आता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन के लिए एज वेल एज जो स्ट्रेंथ होता है ना, स्ट्रेंथ ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट, उसके लिए ये मांग करता है। डन। तो बलवंत राय कमेटी जो 1957 में आता है, उसी के रिकमेंडेशन पे जो पहला डिस्ट्रिक्ट है ना, पहला स्टेट बोलने से राजस्थान और पहला डिस्ट्रिक्ट बोलने से आपका नौगौर डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में है, उसमें 2 अक्टूबर 1959 में आपका फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है बाय देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ओके, उसके बाद सेकेंड जो है वो आपका आंध्र प्रदेश है, वही सेम ईयर में लेकिन मंथ में डिफरेंट है, पहला 2 अक्टूबर और दूसरा 1 नवंबर होगा। उसके बाद
कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, यानी कि जो पंचायती राज इनिशियल में जब आता था तो उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ऐसा बॉडी है जिसका कोई तीत नहीं है, है ना, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, जिसमें उसको पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 243 टू 243 ओ के अंदर में एंड 11 शेड्यूल के अंदर में विद 29 फंक्शनिस्ट उसके साथ इसको इंक्लूड करता है। और उसी से आपका 24 अप्रैल 1993 से एवरी डे हम नेशनल पंचायत राज डे को सेलिब्रेट करता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये 3 टायर सिस्टम होगा, रेगुलरली इलेक्शन एवरी 5 साल होगा, उसके अलावा 1/3 रिजर्वेशन फॉर द वुमेन होता है, ठीक है। डन। तो अरुणाचल प्रदेश में भी पंचायती राज आया है, तो इसका जो हिस्ट्री है ये अरुणाचल का क्लास में भी हम लोग डिस्कस किया है, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे एग्जाम के तौर पे याद रखो, दाइंग इरिंग को ऑफन हम कंसिडर करता है एज फादर ऑफ अरुणाचल प्रदेश का पंचायती राज, बिकॉज उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है पंचायती राज को यहाँ पे लेके आने का। सो ड्यूरिंग द फेज जब अरुणाचल प्रदेश नेफा बोल के जाना जाता था, तो उसमें एक ग्रास रूट लेवल में गवर्नेंस को वो लेके आता है। तो दाइंग इरिंग कमीशन ये सबसे पहले आपका 11 अप्रैल, ठीक है, 11 अप्रैल 1964 में ये कमीशन आता है। और ये कमीशन एक 4 मेंबर कमेटी होता है जिसमें वो रेकमेंड करता है कि ग्रास रूट लेवल में गवर्नेंस आए, ठीक है। सो की रिकमेंडेशन बेसिकली होता है 4 टायर सिस्टम, इसको याद रखो, 4 टायर, बलवंत 3 टायर था। तो इसमें आपका ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल होने के लिए, दूसरा अंचल समिति सर्कल लेवल में, जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल में, एंड एजेंसी जो एडवाइजरी काउंसिल है वो टेरिटोरी लेवल में, क्योंकि हम लोग उसमें नेफा एक एजेंसी काउंसिल था, ठीक है। तो इसी के चलते दाइंग इरिंग का मेमोरी में उसका नाम में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो लाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, उसका रीनेम किया जाता है। ये भी हम लोग लास्ट क्लास में देखा है, ठीक है, आई होप आप लोग याद होगा। सो इसी से अरुणाचल प्रदेश में इम्प्लीमेंट होता है, तब जाके नेफा पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1967 आ जाता है। उसके बाद पूरा एक साल 1968 में एक साल इसको स्टडी करने के लिए रखता है। आई होप आप लोग इसको याद है ना, हम लोग क्लासेस में ऑफन डिस्कस करता है, और आपका जो यूट्यूब का लाइव क्लास है उसमें भी डिस्कस करता है। उसके बाद 1969 को अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट पंचायती राज इलेक्शन किया जाता है, हमारा जो पंचायत इलेक्शन बोलेगा, ठीक है, वो करता है। धन दन इसको याद रखिए यहाँ पे, ठीक है। सो वी हैव टू रिमेंबर ऑल्सो कि अरुणाचल में पंचायत राज होने के बाद भी स्टिल हमारा जो ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल वो अभी भी एक लीगल ग्राम पंचायत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, जो ब्लेंड करता है एंशियल कस्टम्स को विद द मॉडर्न लॉ, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न इरा में क्या क्या चेंज हुआ है, जैसे 73rd आया है, तो अरुणाचल प्रदेश 73rd मतलब सॉरी अरुणाचल प्रदेश पंचायत एक्ट ऑफ 1997 ये भी अलाइन करते हुए 73rd से अलाइन करते हुए इसका बना, इसके साथ बनता है। साथ ही साथ इसमें 4 टायर से 3 टायर का वो मांग करता है, क्योंकि प्रदेश काउंसिल तो अभी है नहीं, सो उसको रिमूव करने के लिए बोलता है। लेकिन ये जो एक्ट होता है इसमें प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिलता है, क्यों बोलने से, क्योंकि इसमें एससी का कोई रिजर्वेशन का कोटेशन नहीं डाला था। लेकिन आगे जाके बाय 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐसा कहा जाता है कि सिंस अरुणाचल प्रदेश कम्प्लीटली एसटी स्टेट है जिसमें एससी का कोई पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए एससी का रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं चाहिए, तब जाके अरुणाचल प्रदेश का जो पंचायती एक्ट ऑफ 1997 है वो पास हो जाता है, ठीक है। और उसी एक्ट को हम 2018 पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट बोलता है, ठीक है ना। तो अभी अरुणाचल प्रदेश का जो करंट सिचुएशन उसके बारे में हम लोग ज़्यादा देखेगा। तो करेंटली अरुणाचल प्रदेश में एक पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2018 जो है, इसमें 2 टायर है ना, 3 टायर से 2 टायर वो लोग बदल दिया, यानी कि सिर्फ ग्राम पंचायत और जिला परिषद है। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 243B के अंदर में ये जो मॉडल को एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, 2 टायर का जो मॉडल है। डन। उसके बाद करेंटली एज ऑफ नाउ अरुणाचल प्रदेश पंचायती अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2026 जो पास हुआ है, यहाँ पे जो डीक्रिमिनलाइजेशन यानी कि जो माइनर ऑफेंस के लिए जो प्रॉब्लम पंचायती में जो सिलेक्शन का जो लिस्ट होता था उसको ये रिमूव कर दिया है, तो उसको आपको याद करना है, ठीक है। ओके उसके अलावा ये जो नया स्टेट गवर्नमेंट में एक 10% स्टैंड ऑन रिसोर्सेज भी आपका पंचायती के अंदर में रिसोर्स एलोकेशन दिया गया है। डन। नेक्स्ट, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड। सो अरुणाचल प्रदेश का जितना भी अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी है एज वेल एज दाइंग इरिंग कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, ये लोग मिल के
आपका वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे पासीघाट में सेलिब्रेट किया है। अदर देन पासीघाट बहुत सा प्लेसेस इन द वर्ल्ड ये जो फेस्टिवल है यानी कि ये जो सेलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड बुक है इसको सेलिब्रेट किया है। तो इसको एवरी ईयर अप्रैल 23 को किया जाता है, ये याद रखिए। ठीक है, अप्रैल 23 को एवरी ईयर वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट करता है। डन। ठीक है, सो ये उसी के बारे में है। और दूसरा ये जो 23 अप्रैल होता है इट को इंसाइड्स विद द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विलियम शेक्सपियर एंड मिगेल डी सर्वेंस। ठीक है, उसके साथ को मतलब कोइंसाइड करता है। सो ऑफिशियली यूनेस्को जो फ्रॉम 1995 से एवरी ईयर 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे बोल के वो सेलिब्रेट करता है एंड इट मार्क्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द लेजेंडरी ऑथर्स जैसे कि विलियम शेक्सपियर हो गया, मिगेल डी सर्वेंस हो गया और इनका डीला वेगा होता है। ओके, सो एवरी ईयर में हर एक जो कैपिटल होता है, हर एक पर्टिकुलर नेशंस या तो पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री होता है जिसको यूनेस्को आज वर्ल्ड बुक कैपिटल बोल के मार्क करता है। तो ये साल का वर्ल्ड बुक कैपिटल 2026 का वो है आपका राबर्ट मोरक्को में। ठीक है, इसको याद रखो, राबर्ट मोरक्को ये साल का वर्ल्ड बुक कैपिटल है। फिर अगला साल इसको फिर यूनेस्को चेंज करेगा। डन। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड बुक होता है इसका मेन सेंट्रल फोकस जो है मल्टीलिंग्विस्टिक एंड मल्टीलिंगुअल लिटरेसी, उसको वो लोग ध्यान देते हैं, वो उसका बेसिक ग्लोबल फोकस एरिया होता है। ओके, और सिमिलरली इन इंडिया ये जो न्यू दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में जनवरी में रखा गया था जिसका थीम था इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री वैलोर एंड विजडम एट 75। ठीक है, ये बुक के नाम को याद कर लो होगा। सो अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश लिटरेसी सोसाइटी जो बेसिकली करंट उसका जो प्रेसिडेंट है यासी दोरजी तोंगची, ये एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली लिटरेसी एज वेल एज आवर जो ओरल हिस्ट्री होता है, राइटिंग्स होता है, पोइट्रीज होता है, ये सब को वो लोग प्रोमो करता है और उसको प्रिजर्व करने में मदद करता है। ओके, सो दूसरा यहाँ पे कॉपीराइट के बारे में भी बताया ये एक्सट्रैक्ट में। तो कॉपीराइट के बारे में आपको क्या जानना है। सो कॉपीराइट एक्ट आता है आपका 1957 का। ये एक ऐसे मतलब एक्ट है जहाँ पे आदमी का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होता है उसको लेजिस्लेटली हम गाइड करता है। ठीक है, और इसमें 1957 के बाद 2012 में एक नया अमेंडमेंट लाया जिसमें डिजिटल राइट्स और लॉयल्टीज को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट मैटर में इसका जो सेक्शन 13 होता है ये बेसिकली आपका कैटेगरीज जैसे लाइब्रेरी, बुक्स, कंप्यूटर, ड्रामा, म्यूजिक, सिनेमा, रिकॉर्ड, ये सब के बारे में कॉपीराइट्स को क्लोज करके रखता है, प्रोटेक्शन दे के रखता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है ये जो प्रोटेक्शन का जो रूल होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी के पास, एक ओनर के पास 60 ईयर्स तक वैलिड रहता है। उसके बाद उसको दोबारा फिर अपना ही कॉपीराइट्स का पेटिशन मतलब पेटेंट राइट्स को अप्लाई करना होता है। ओके, उसके बाद मॉरल राइट्स का जो सेक्शन होता है वो सेक्शन 57 के अंदर में आता है। इसमें एक स्पेशल राइट देता है जहाँ पे आप अपना जो राइट्स होता है उसको राइट टू पैटर्निटी के और राइट टू इंटीग्रिटी के अंदर में आप उसको स्पेशली परचेस मतलब सेल कर सकता है। ठीक है, सेल करके सिर्फ वो पब्लिकेशन ही उसके बारे में पब्लिश कर सकेगा, ऐसे राइट्स हम लोग देता है। सो वो इकोनॉमिक राइट्स बोलता है उसको हम लोग। ठीक है ना, उसके बाद फेयर डीलिंग ये सेक्शन 52 के अंदर में आता है। इसमें हम लोग कॉपीराइट्स का विदाउट परमिशन से अगर कोई करता है तो उसको किस तरह से हम लीगल इंस्टीट्यूट के अंदर में टैकल कर सकता है उसके बारे में बताता है। डन। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 मंथ से 3 ईयर्स तक प्रिजन में आपको पेनल्टी बढ़ सकता है और फाइन जैसे कि आपको 2 लाख का या तो बेस ऑन द ग्रीवेंसेस उस हिसाब से फाइन दिया जाता है। ओके, सो अरुणाचल प्रदेश का जो लिटरेसी सोसाइटी है इसको 2 दिसंबर 2006 में ओपन किया गया है स्पेशली फॉर द लिटरेसी पोर्ट्रेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के लिए। ओके, और इसका मोटो क्या है, स्टार्ट राइटिंग कीप राइटिंग। डन। ओके, सो रिमेंबर इसमें हमारा ओरल ट्रेडिशंस जो होता है उसको प्रिजर्व करता है। एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस ऑफ द अरुणाचल प्रदेश उसको प्रिजर्व किया जाता है और इसी के अंदर में लुमिनस लुमरदाई का जो लिटरेसी एफर्ट वो 2016 से स्टार्ट किया है और ये साल का आई थिंक हमारा पंडे सार्लू को दिया गया है। तो ये भी हम लोग ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश का जो डीएनए है उसमें हम लोग डिस्कस किया है। डन। नेक्स्ट, द इनविजिबल वॉर ऑन सियाम। नाउ ये जो आर्टिकल है अगर ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल आप लोग के पास है इसको गो थ्रू करिएगा, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, इट्स नेसेसरी। सो ये जो आर्टिकल में आपका
दिव्या शंकर भट्टाचार्य, वो एक आर्मी वेटेरियन एंड एडवोकेट भी है। वो डिस्कस करता है अबाउट द स्ट्रेटेजिक एंड सोशियो इकोनॉमिक नेसेसिटी ऑफ अपर सियांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। सो यहाँ पे वो ज़्यादातर इसका जो प्रोस एंड जो कॉन्स होता है रिलेटेड टू द अपर सियांग मल्टीपर्पस डैम, उसके बारे में वो बताता है। वो बताता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये क्रिटिकल डिफेंस और डेवलपमेंटल रेस्पॉन्स हो सकता है चाइना का जो डैम बन रहा है अगेंस्ट द यारलुंग सांगपो रिवर, जिसको हम लोग शियांग बोलता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये आर्टिकल में वो बेसिकली मेंशन किया है अबाउट द ग्रेट बेन जो तिब्बत में है, और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्रेटन है ना, थ्रेट बनता है, तो उसको कैसे काउंटर अटैक कर सकेगा। साथ ही साथ वो इम्पोर्टेंस ऑफ द फर्स्ट यूजर राइट्स के बारे में वो बताता है। ठीक है, सो इसीलिए ये जो टॉपिक जो बनाया है इसको हम लोग थोड़ा और डिस्कस करेगा। एंड आपका जो आगे का जो न्यूज़ है जो अरुणाचल टाइम्स में लास्ट टाइम भी डाला था, तो उसमें भी हम लोग सियांग के रिलेटेड वी हैव डिस्कस इन डिटेल, जैसे कि कौन कौन सा विलेजेस लोग सबमर्ज हो जाता है, फिजिबल रिपोर्ट कैसा होता है, ये सब हम लोग पहले भी डिस्कस किया। एंड आई होप माय डियर स्टूडेंट डेली न्यूज़ एनालिसिस का जो सीरीज है आप उसको फॉलो कर रहे थे, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। तो सबसे पहला कंसर्न आता है जियोपॉलिटिकल एंड हाइड्रो डिप्लोमेसी। ठीक है, तो इसमें जो ग्रेट बेन होता है जो चाइना का, वो बेन जहाँ पे ये डैम बन रहा है, जो चाइना वहाँ पे अराउंड 60 गीगावाट का मतलब डैम को प्रपोज कर रहा है, एंड इज वेरी नियर एंड क्लोज टू द लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, सो इससे चाइना जो हमारे ऊपर में एक कंट्रोल रख सकता है अबाउट द वाटर फ्लो इन इंडिया। डन। उसके अलावा दूसरा प्रिंसिपल ऑफ प्रायर एप्रोप्रिएशन, जिसको हम फर्स्ट यूजर बोलता है, यानी कि ये एक इंटरनेशनल ट्रांसबाउंड्री रिवर लॉ होता है जिसमें फर्स्ट यूजर को हम ज़्यादातर ऑफ द वाटर वो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग लीगल स्टैंडिंग रखता है। तो इंडिया का अगर ये अपर सियांग डैम बन जाने से वो एक स्पेशल राइट फर्स्ट यूजर राइट्स जो इस्टेब्लिश कर सकेगा। तो और ये जो आर्टिकल है इसमें वाटर को किस तरह से एक वेपन के तौर पे आगे जाके यूज़ किया जा सकता है, और इससे आपका जो जितना भी रेपेरियन स्टेट मतलब जो स्टेट नदी के सामने में रहता है ना, उसको किस तरह से मतलब उसका मतलब ऑब्जेक्टिव को लेके बताया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो रिवर सिस्टम में आपका ये जो यारलुंग सांगपो ये तिब्बत से निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग से एंटर करता है, और उसके बाद लेटर पार्ट में वो ब्रह्मपुत्र में असम में फ्लो करता है। उसके बाद वो बे ऑफ बंगाल में गिर के वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड उसको फॉर्म करता है। ठीक है, सो दूसरा ये जो डैम बनेगा ये एक फ्लड मिटिगेशन को हेल्प करेगा। दूसरा ये क्लीन एनर्जी बन सकता है, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जहाँ पे कार्बन को हम लोग रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, और साथ साथ में ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी भी प्रोड्यूस कर सकता है, एक सिविलियन एंड मिलिट्री के लिए बेनिफिट हो सकता है, और ये ब्लू इकोनॉमी को जन्म दे सकता है। लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट है ट्राइबल राइट्स और उसका जो डिस्पर्सन। ठीक है, सो इट्स टाइम कि ये जो इश्यू है उसको गवर्नमेंट प्रॉपरली सही तरीका से इंटरप्रेट कर सके। डन। दूसरा स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के अंदर में इसका इम्पेनेट्रेबल ह्यूमन वॉल, ज़्यादातर ये जो ऑटर है वो इसके ऊपर में टारगेट कर रहा है कि वहाँ का जो कम्युनिटीज़ है ट्राइबल कम्युनिटीज़ वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंड बनता है अगेंस्ट एनी फॉरेन एग्रेशंस। ठीक है, ये उसके बारे में बोल रहा है। सो एज ऑफ नाउ ये जो अपर सियांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो करेंटली इंडिया का सबसे स्ट्रेटेजिक लीगली एंड एनवायरमेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मान रहा है, और इसका जो सबसे है ना प्री फिजिबल रिपोर्ट ही इसका फर्स्ट फेज ऑफ रिपोर्ट ही चल रहा है। ठीक है, सो लीगल फ्रेमवर्क और चैलेंजेस जो ये रिपोर्ट से अटैच है उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, सो एक इंटरनेशनल यूएन का वाटर कोर्स कन्वेंशन 1997 में रखा गया था, जिसमें इंडिया और चाइना उसका सिग्नेटरी नहीं है, इसीलिए वो लोग इसका जो रूल है वाटर इंटरनेशनल वाटर कन्वेंशन का उसके अंदर में बाइंड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक रूल है नोन एज फर्स्ट यूजर रूल, तो ये रूल के अंदर में जो पहले बनेगा और जो फर्स्ट वाटर को यूज़ करेगा वो उसका ज़्यादा लीगल क्लेम होता है। सो इसीलिए उसको काउंटर अटैक करने के लिए इंडिया वहाँ पे बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। ओके, तो करेंटली आपका ये जो आर्टिकल था आज का, इसमें सियांग इंडिजिनियस फार्मर फोरम के बारे में वो बताता है कि दे आर द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लोकल फोरम है जो ये डिसीजन को स्पेशली डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट विदाउट द कंसर्न ऑफ द विलेजर्स जो वो लोग फिजिबल रिपोर्ट बना रहे हैं उसको वो लोग कंप्लीटली कंडम और उसका अगेंस्ट में है, बिकॉज ये बेसिकली वो लोग का जो कस्टमरी लैंड राइट्स होता है उसको कर्टेल कर रहा है। ठीक है, डन।
सो इसमें उसके अलावा बहुत सा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड रिस्क भी है, जैसे कि पूरा अरुणाचल का जो अपर सियांग का एरिया है वो सिस्मिक जोन 5 के अंदर में आता है, बहुत हाई रिस्क कैटेगरी मानता है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में माना जाता है सियांग का वैली। इसमें आपका मॉलिंग नेशनल पार्क होता है, आपका जो दिहिंग दिबांग रिजर्व्स होता है, एंड बहुत एंडेमिक स्पीसीज फ्लोरा एंड फाउना ये लोग को इफेक्ट करने वाला है, यानी कि हवा हम ये जो हैबिटेट लॉस होने वाला है, ठीक है। और अराउंड कंप्लीटली अराउंड 26 विलेज इफेक्ट होता है, जिसमें से अराउंड 13 विलेज कंप्लीटली सबमर्ज होता है। ये सब के बारे में भी आपको इन डिटेल में देखना है। एंड वो हम लोग का जो न्यूज़ है, जो प्रीवियस न्यूज़ आई थिंक ये महीना का बिगिनिंग में था, उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल में बनाया है, ठीक है। तो आप उसको प्लीज़ गो थ्रू करिए। सो करेंटली इतना समझो कि इसका सबसे PFR बोलता है, यानी कि प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, ये स्टेज में चल रहा है। और इसमें गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि वो विलेज में एक्सेसिबल होके इन पर्सन में ग्रासरूट लेवल में एक गवर्नेंस दिखा के सच में बैठ के सजेशन ले अलोंग विद द विलेज काउंसिल्स, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन April 24 टू commemorate which event? तो commemorate 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जो 1992 में फोर्स में आता है। विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट पंचायती? ये होगा आपका नौगौर राजस्थान में। सेकेंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। Under the current regulation in Arunachal Pradesh, which tier of Panchayati Raj Institute was abolished in 2018? तो ये है अंचल समिति, अभी ये नहीं है, ये एक के टू हम जो 2 टायर है, ठीक है। वाई इज April 20 सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे? क्योंकि ये डेथ एनिवर्सरी ऑफ विलियम शेक्सपियर एंड मिगेल दी सर्वेंट उससे कोलाइड करता है, ठीक है, कोइंसाइड करता है। In context of Upper Siang multi-purpose project, what does the principle of prior appropriation means? It means जो सबसे पहला यूज करेगा वो उसमें उसका सबसे ज्यादा लीगल क्लेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद विच इंडिजिनियस बॉडी सबसे ज़्यादा इसको मतलब अपोज कर रहा है, वो है सियांग इंडिजिनियस फार्मर्स फोरम। सो मेंस लेवल का क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूट के बारे में है ना, जैसे कि आपका 2018, ठीक है, 2018 एज वेल एज आपका 1997, ये दोनों का बीच में डिफरेंस क्या है पंचायती को लेके आपको पूछ सकता है, इसका रोल के बारे में पूछ सकता है। और दाइंग इरिंग का रोल इन इम्प्लीमेंटिंग पंचायती राज, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद ये जो मेगा डैम को लेके अपर सियांग कैसे एक फर्स्ट यूज़र के अंदर में आ सकता है ना। और साथ ही साथ इसमें जो एनवायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होता है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद कॉपीराइट के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, कॉपीराइट क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस है। एंड अरुणाचल लिटरेसी सोसाइटी का इसका जो वर्क इन प्रिजर्विंग सच कॉपीराइट्स एज वेल एज ट्रेडिशनल लैंग्वेज को लेके क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग को। Next thought of the day is gratitude is not only the greatest of virtue but the parent of all the others. Marcus Tullius Cicero. Thank you. ठीक है, keep studying, keep following my dear student. Thank you.